नमस्कार स्टूडेंट, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन कर रहे हैं, जो अभी तक लेटेस्ट है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को लिंक किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड छठी वीडियो है। 94 से 97 तक के सेंटेंस हम यहाँ पर देखेंगे और ये सेंटेंस कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफएस, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन, जीडी, असम राइफल्स 1 मार्च 2019 वाले क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम के हिसाब से और डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये है हमारा इस वीडियो का पहला सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो सिंटैक्टिकली गलत हो सकता है, वो सिमेंटिकली गलत हो सकता है। उसको देखने के लिए कि उसमें क्या करेक्शन होना चाहिए, गलती की जरूरत है या नहीं, गलती है या नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए हमें इस सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करना चाहिए। सिंटैक्टिकली एनालाइज से मेरा मतलब होता है कि सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड के फंक्शन को, उसकी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में उसकी क्या भूमिका है, इन सब चीजों को देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल मीजर। मीजर जो लिखा हुआ है वो एक नाउन है और स्टैटिस्टिकल इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। और ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट ही कहलाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर ये होता, देखिए कोई भी नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आती है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो निश्चित तौर पर इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन ही अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। लिंकिंग वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, नाउन फ्रेज आपके सामने सब्जेक्ट लिखी हुई है। उसके बाद विच एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है कंजंक्शन की भूमिका में भी हो जाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज का। तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी कौन सी है, विच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर। अब देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इनका अपना कोई नंबर तो होता नहीं है, ये अपने अपनी ओर से सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। इनका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है कि ये किस एंटीसीडेंट के लिए लगाए गए हैं। एंटीसीडेंट है आपका मीजर, जो कि सिंगुलर है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो विच अगर इस सिंगुलर नाउन के लिए, मीजर के लिए लगाया गया है, तो विच को भी आप सिंगुलर ही कंसीडर करोगे। और अगर आप विच को सिंगुलर कंसीडर करोगे तो फिर यहाँ पर ट्रैक नहीं, ट्रैक्स होना चाहिए था। और अगर मीजर को आप प्लूरल कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर ट्रैक सही है, फिर मीजर का मीजर में एस लगा दोगे आप, मीजर को प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये इस इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आगे को पूरी स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है लेकिन स्ट्रक्चर आसान है। ट्रैक जो भी है वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द मनी सेविंग बिहेवियर, बिहेवियर यहाँ पर नाउन हो गया। और मनी सेविंग जो है, एक हमने कंपाउंड नाउन को नाउन मॉडिफायर बना रखा है, ये इसको मैं एडजेक्टिव कहूंगा। द आर्टिकल लग गया बिहेवियर को स्पेसिफिक करने के लिए। और ये जो सोशल मीजर, हमने एक नाउन फ्रेज को, एक सब्जेक्ट को, पहली जो हमारी मेन क्लोज थी उसका सब्जेक्ट कंसीडर किया था, उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आ गई और प्लस नॉट आ गया एडवर्ब, जो कि मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। चूंकि हैव थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही थी, हम कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। नॉट एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। हैव नॉट को हैवेंट लिख दिया गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और चूंकि इम्प्रूव एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी, यहाँ पर वो इंट्रांजिटिव हो गई। और मच जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री लग गया, एडवर्ब डिग्री लग गया इम्प्रूव के बारे में बताने के लिए। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। तो गलती यहाँ पर है, या तो मीजर को प्लूरल मानो तो ट्रैक सही हो जाएगा, मीजर में एस लगाना पड़ेगा। अगर मीजर को सिंगुलर मान रहे हो तो उसके हिसाब से विच भी सिंगुलर हो गया, और जो है ट्रैक को एस एस उसमें उसका भी इन्फ्लिक्शन करना पड़ेगा, उसमें भी एस लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीजर विच ट्रैक्स मनी सेविंग बिहेवियर्स। अब देखो,
यहाँ पर एक इन्होंने गलती और कर दी, बिहेवियर का बिहेवियर्स कर दिया और मनी सेविंग से पहले द आर्टिकल हटा दिया। यहाँ पर इन्होंने इसको सिंगुलर कंसीडर किया, इसके हिसाब से विच भी सिंगुलर हो गया, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से ट्रैक में एस तो लगा दिया, लेकिन यहाँ से द आर्टिकल हटा दिया, एक जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो हटा दी। बिहेवियर को स्पेसिफिक किया गया था हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में और यहाँ पर उसको अनस्पेसिफिक छोड़ दिया गया, और बिहेवियर में भी बिहेवियर्स कर दिया। एक्चुअली में जो बिहेवियर होता है ये भी अनकाउंटेबल नेचर का नाउन होता है, तो इसमें भी एस लगाना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी मैं प्रीफर नहीं करूंगा। आगे देख लेते हैं, आगे दूसरे वाले सेंटेंस में दूसरे वाली स्ट्रक्चर में मीजर्स को प्लूरल रखा गया, इसको प्लूरल रखा गया तो विच इसके हिसाब से एंटीसीडेंट के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो अब इसके साथ ये जो मेन वर्ब आई है ये ठीक हो गई। अब ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी तो इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, द मनी सेविंग बिहेवियर, यही वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हाँ इंप्रूवमेंट की तो आवश्यकता थी, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं लेंगे। अब देखिए चौथे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विच के जगह पर व्हाट लगा दिया गया, तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए या ये आएगा कि विच की जगह व्हाट को लगाया जा सकता है, क्या विच को व्हाट से रिप्लेस किया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, या जब विच की जगह हम व्हाट लगा देंगे तो जो स्ट्रक्चर है सिंटेक्स है वो हमारी सही होगी, और सही होगी तो वो किस तरह के मीनिंग को कन्वे करेगी। ओवरऑल विच में और व्हाट में क्या डिफरेंस है जब वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जब व्हाट, क्या व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली में पिछली किसी वीडियो में भी विच और व्हाट के बीच का डिफरेंस बता चुका हूं कि जब वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए जरा मेरी ये वाली बातें सुनिए। देखो व्हाट और विच दोनों ही प्रोनाउन भी हो जाते हैं, डिटर्मिनर भी हो जाते हैं और कंजंक्शन भी हो जाते हैं। ये जो विच है ये भी प्रोनाउन हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली में जब ये कंजंक्शन होते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं और प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन भी हो जाते हैं। वही कहानी इसके साथ भी है, जब व्हाट कंजंक्शन होता है तो ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कुछ ग्रामेरियन कह देते हैं, मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं अभी बता दूंगा। मोस्ट ग्रामेरियंस आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में आ जाता है, लेकिन मैं उनसे जो है एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ अभी मैं बताऊंगा। और जब भी ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो ये इंटेरोगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इंटेरोगेशन के अलावा भी रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में इनको यूज किया जा सकता है, वहां पर ये इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। एक्चुअली में इन सब चीजों को समझने के लिए जरा मेरे सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। मैंने पहला सेंटेंस लिखा व्हाट इज योर फेवरेट बुक। एक बार इसकी स्ट्रक्चर को जरा एनालाइज करिए खुद से, मैं तो कराऊंगा ही। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा विच इज योर फेवरेट बुक। अब देखिए दोनों सेंटेंस में ही इंटेरोगेट किया गया है किसी आपकी फेवरेट बुक के बारे में, जो भी आपकी फेवरेट बुक है वो बता दो। लेकिन दोनों सेंटेंस के इंटेरोगेशन में या जिस मीनिंग को आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही मीनिंग के कंटेक्स्ट में डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज योर फेवरेट बुक, ये एक जनरल क्वेश्चन है, या फिर मैं कहूँ कि ये जनरल कंटेक्स्ट में है। जनरल कंटेक्स्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक या लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स नहीं है, या लिमिटेड या स्पेसिफिक कंटेक्स्ट नहीं है, स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स नहीं है जिसमें से आपसे पूछा गया है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनमें से जो भी आपकी फेवरेट हो बता दो। लेकिन जब हम विच इज योर फेवरेट बुक को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक आपके सामने लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स है, एक बुक्स का कुछ एक लिमिटेड समूह होगा। हो सकता है आप लाइब्रेरी में खड़े हो सकता है आपके सामने टेबल पर रखी हुई किताबों को दिखाकर आपसे पूछा जा रहा हो विच इज योर फेवरेट बुक। हो सकता है लाइब्रेरी में आप खड़े हो, किसी बुक सेल्फ को दिखाकर आपसे पूछा जा रहा हो विच इज योर फेवरेट।
तो यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस है, यानी कि विच को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्पेसिफिक सेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स, और ये जो स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स है ये भी लिमिटेड ही होता है। कितनी होंगी, किसी लाइब्रेरी में 2000 10,000 किताबें होंगी ज्यादा से ज्यादा, टेबल पे जो किताबें रखी होंगी 100 200 किताब रखी होंगी ज्यादा से ज्यादा। तो एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स होता है। इस लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स को या थिंग्स को दिखाकर आपसे पूछा जाता है विच इज योर फेवरेट बुक। लेकिन व्हाट के साथ ऐसा नहीं है। व्हाट इज योर फेवरेट बुक एक जनरल क्वेश्चन है, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनमें से जो भी आपकी फेवरेट हो बता दो। तो यहाँ पर ये जो जनरल क्वेश्चन होता है, जनरल कंटेक्स्ट होता है, कोई स्पेसिफिक सेट या कोई लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जब हम व्हाट को और विच को इंटेरोगेशन के लिए एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट है क्या, यहाँ पर व्हाट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ये लिंकिंग वर्ब हो गई और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से विच यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन हो है तो वो सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, उसके बाद लिखा हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट, योर फेवरेट बुक। अब देखिए ये प्रोनाउन हो गए, इसी फंक्शन इसी कंटेक्स्ट में इसी तरह के सिमिलर फंक्शन में ये डिटरमिनर भी हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं व्हाट बुक डू यू रीड, बुक यहाँ पर नाउन हो गया, व्हाट यहाँ पर डिटरमिनर हो गया इस नाउन के लिए। पूरी जो नाउन फ्रेज हो गई, ये जो पूरी नाउन फ्रेज हो गई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कुछ होगी, देख लेते हैं क्या होगी। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, रीड हो गया यहाँ पर मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। तो ये रहा वो ऑब्जेक्ट, शुरू में लिखा है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से इन्वर्टेड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी एक जनरल कंटेक्स्ट है, दुनिया में जितनी किताबें हैं उन्हीं में से पूछा जा रहा है, बट हाँ डोमेन को स्पेसिफिक कर दिया गया बुक लगाकर। उसी तरह से आप यहाँ पर विच बुक को यूज कर सकते हैं, विच बुक डू यू रीड, वही सेम स्ट्रक्चर है। विच बुक यहाँ पर नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बुक यहाँ पर नाउन हो गया, विच हो गया इस नाउन के लिए डिटरमिनर, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई, यू आ गया आपका सब्जेक्ट, रीड हो गई मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट कहाँ है उसका, साफ शुरू में लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स, एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स को दिखाकर आपसे पूछा जाता है विच बुक डू यू रीड, मतलब अंडरस्टैंडेबली जिससे आप पूछ रहे हैं, जिस लिसनर से आप पूछ रहे हैं उसको पता होता है कि किस स्पेसिफिक सेट में से पूछा जा रहा है। ये हो गए इसके सिंपल प्रोनाउन वाले यूज। अब देखिए कंजंक्शन कैसे हो जाता है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड जो है एक दो सेंटेंस लिखवा देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा सी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय फेवरेट बुक। अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेशन का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, ये क्वेश्चन तब होता है जब ये डायरेक्ट सेंटेंस भी लिखा होता है, डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं सी के। लेकिन जब कोई रिपोर्टर इसको रिपोर्ट करता है तो ये एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, फिर ये एक इंफॉर्मेशन होती है जिससे रिलेटेड इंटेरोगेशन की गई थी, और उस इंटेरोगेशन का मीनिंग आस्क वर्ब कन्वे करने लगती है, और ये एक डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। पहला ऑब्जेक्ट ये आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये। व्हाट को एक हम कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन है और प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तभी तो इसका वाज में इस फेवरेट बुक प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो पा रहा है, और कंजंक्शन तो है ही, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, ये रही मेन क्लोज और ये रही वो सबऑर्डिनेट क्लोज। उसी प्रकार से हम विच को भी यूज कर सकते हैं, सी आस्क्ड मी विच वाज माय फेवरेट बुक, फेवरेट बुक, फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, नहीं फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो विच वाज माय फेवरेट बुक है, ये पूरा का पूरा आस्क वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन जो आस्क की गई जिससे रिलेटेड इंटरोगेशन थी। तो यहाँ पर ये विच क्या है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, और उसी तरह से सब्जेक्ट हो रहा है। तो व्हाट और विच को यहाँ पर भी उसी तरह के कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। व्हाट को यूज किया गया है जनरल कंटेक्स्ट में, विच को यूज किया गया है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। स्पेसिफिक या लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स है, उन्हीं में से पूछा जा रहा है, बट हमने इसको क्या बना दिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया। इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं।
यहाँ पर भी इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है, या वो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड इंटेरोगेशन की गई थी, जिसके बारे में इंटेरोगेशन की गई थी सी के द्वारा। थोड़ा सा और मैं स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कि और किस तरह से ये यूज हो सकते हैं। इन्हीं दो सेंटेंस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करके फिर लिख देता हूं। देखिए शब्द वही होते हैं, शब्दों का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जब शब्दों का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, सिंटैक्स चेंज हो जाती है, और आपको इसी स्ट्रक्चर को, इसी सिंटैक्स को पकड़ना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से, इसी सिंटैक्स से मीनिंग निकल के आता है, जिसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। और आपको जो गलतियां दी जाती हैं, जो कॉमन एरर दी जाती हैं, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, चाहे वो क्रॉस टेस्ट में हो, कहीं भी हो, पूरी जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो इसी सिंटैक्स और इसी सिमेंटिक्स को सीखने समझने की है। सी आस्क्ड मी व्हाट आई रेड, ठीक है। सी आस्क्ड मी विच आई रीड। देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखे, फटाफट इनकी जो है स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। आज यहाँ पर वही डायट्रांजिटिव वर्ब है, इसका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट आई रीड, पूरी इंफॉर्मेशन, पहला वाला ऑब्जेक्ट बन गया आज। उसी प्रकार से आज यहाँ पर भी डायट्रांजिटिव है, ये इसका पहला वाला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लगा है ये। अब देखो व्हाट यहाँ पर क्या है, व्हाट यहाँ पर प्रोनाउन है, कंजंक्शन तो है ही, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमने लिखा है आई, और रीड यहाँ पर मेन वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, वो है व्हाट। और ये पूरी क्लोज आस्क डायट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। उसी प्रकार से विच क्या है, कंजंक्शन तो है ही, प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, रीड का। रीड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट लिखा ये। और ये पूरी क्लोज आस्क डायट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, सही है। लेकिन ग्रामेरियंस का जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस है, जो प्योरिस्ट है, प्योरिस्ट बोला जाता है, जो प्योर फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं ग्रामर की, उनसे एक भी फंडामेंटल मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती, वो ये कहते हैं कि ये जो दूसरी वाली स्ट्रक्चर है, सी आस्क मी व्हिच आई रीड, सिंटैक्टिकली तो सही है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन विच जो कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज किया जाना चाहिए, उसको हमने ओपन एंडेड छोड़ दिया। यहाँ पर विच का पता ही नहीं वो रिफर किसे कर रहा है, वो न्यूज़पेपर को रिफर कर रहा है, वो आर्टिकल्स को रिफर कर रहा है, वो नॉवेल्स को रिफर कर रहा है, वो बुक्स को रिफर कर रहा है, वो दीवारों पर लगे हुए पोस्टर्स को रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, विच। तो विच को वो यहाँ पर थोड़ा सा सिमेंटिकली पार्शली इनकम्प्लीट मीनिंग को कन्वे करता हुआ मानते हैं। वो मानते हैं कि जो विच है यहाँ पर वो पार्शली इनकम्प्लीट है, उसकी डोमेन को यहाँ पर स्पेसिफिक करना जरूरी नहीं है। इसलिए इस स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रीफर किया जाता है इस स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पर विच को प्रोनाउन के फंक्शन में यूज ना करके डिटर्मिनर के फंक्शन में यूज कर दो। विच बुक आई रीड, वो कहते हैं कि ये वाली ज्यादा सही है। तो ये भी सही है, सिंटैक्टिकली भी सही है, सिमेंटिकली, लेकिन उनको लगता है कि ये जो है एक कंप्लीट मीनिंग को पार्शियली कन्वे नहीं कर रही है, इसलिए विच के बाद में डिटर्मिनर लगा दो, तो पता तो चले कि बुक की बात हो रही है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, या दीवारों पे लगे पोस्टर्स की बात हो रही है। ये एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज किया जाने वाला वर्ड है, और आपने इसकी डोमेन को खुला छोड़ दिया, पता ही नहीं चल रहा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये पुरानी होती गई। मॉडर्न इंग्लिश में अब इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं किया जाता, विच को इस तरह से यूज नहीं किया जाता। ये वाली स्ट्रक्चर सही है, मॉडर्न इंग्लिश में वैलिड है, लेकिन इस वाली स्ट्रक्चर को भी सिंटैक्टिकली सही है। जो पुरानी किताबें आप पढ़ोगे, पुराने न्यूज़पेपर आप उठा के देखोगे, वहां ये यूज की भी मिल जाएगी, और ये मीनिंगफुल थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रामेरियंस को लगा, जैसे जैसे स्पीकर्स को लगा कि नहीं, विच जो है कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रही, वो एक डोमेन को ओपन एंडेड छोड़ देती है, पता ही नहीं चलता हम बुक की, मैगजीन की, या किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किस न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने विच के साथ डिटर्मिनर लगाना शुरू कर दिया, और ये वाली स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न इंग्लिश में परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, ये ज्यादा वैलिड स्ट्रक्चर है, सही तीनों है। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर विच को डिटर्मिनर की तरह यूज किया, नाउन, और ये विच हो गया इसके लिए डिटर्मिनर, उसी प्रकार से मैं वाट को यहाँ पर प्रोनाउन की जगह नहीं डिटर्मिनर की तरह यूज कर सकता था। मैं लिख सकता था यहाँ पर वाट बुक,
उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों ही सही हो जाते हैं, दोनों ही परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। तो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस, जब ये प्रोनाउन हो सकते हैं, जब ये कंजंक्शन होते हैं। आपको मेन डिफरेंस जानना है रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में, कि विच और व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह की सिंटैक्स को, किस तरह के सिमेंटिक्स को कन्वे करने लगते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करने लगते हैं, और करेंगे तो क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ये समझने के लिए जरा मेरे ये वाले 2 एग्जाम्पल देखो, और इसी इसी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन से, और आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में सवाल यही है कि क्या व्हाट विच को इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में रिप्लेस कर सकता है, और रिप्लेस कर सकता है तो फिर क्या मीनिंग चेंज होगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया। यही हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा सी टोल्ड मी व्हाट आई वांटेड टू नो। अब देखो, पिछले वाले सेंटेंस में जो व्हाट का मीनिंग था वो इंटेरोगेटरी मीनिंग था। हालांकि स्ट्रक्चर को हमने असर्टिवली लिखा था, कोमा लगाया था, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, और इंटेरोगेशन के मीनिंग को आस्क वर्ब कन्वे कर गई थी। लेकिन व्हाट को जिस मीनिंग में यूज किया गया था वो मीनिंग इंटेरोगेटरी मीनिंग था। व्हाट को एक क्वेश्चन वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया होगा जब ये क्वेश्चन रहा होगा। उसी इंफॉर्मेशन को जब रिपोर्टर बता रहा है तो उसने व्हाट को इस्तेमाल कर लिया। तो व्हाट और विच का इन दोनों सेंटेंस में जो बेसिक मीनिंग रहा यह था वो इंटेरोगेशन से रिलेटेड ही था। लेकिन यहाँ पर तो कोई इंटेरोगेशन हो ही नहीं रही है किसी प्रकार की, ना आस्क लगी है, यहाँ तो मैंने टोल्ड लगा दिया। कोई और वर्ब भी आप लगा सकते थे। ठीक है, सी गेव मी व्हाट आई वांटेड टू बाई, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक होती है स्ट्रक्चर। फिलहाल आप इतना समझिए कि व्हाट का यहाँ पर क्या फंक्शन होगा। जरा आप अपना दिमाग लगाइए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे, पहले इसकी स्ट्रक्चर को जो है एनालाइज कर लेते हैं। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। टोल्ड और गेव यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों की दोनों, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो 2 ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट आ गया ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी क्या होगी, टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट होगी, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को देख लेते हैं। देखिए, व्हाट यहाँ पर प्रोनाउन है, वो यहाँ पर कंजंक्शन भी है। इतनी बात तो बेसिक है। प्रोनाउन का कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो रहा है। किसका ऑब्जेक्ट होगा, नो का या बाई का। ये जो नो और बाई है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। इससे पहले की स्ट्रक्चर देख लो, आई यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, वांटेड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिवली यूज होती है, और ट्रांजिटिवली यूज होने की वजह से इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1 इन्फिनिटिव है। तो वांटेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव। उस इन्फिनिटिव में जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुई है वो ट्रांजिटिव है, नो और बाई, और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसका ऑब्जेक्ट आ गया व्हाट। अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर व्हाट से पहले क्या कोई एंटीसीडेंट लिखा है। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से लिखा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। तो व्हाट से पहले क्या कोई एंटीसीडेंट लगा है, मी लगा है। मी एक प्रोनाउन है, वो तो टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब का पहला ऑब्जेक्ट है, और एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके बारे में ये रिलेटिव क्लोज लिखी जाती है, या वो रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड को, जिस एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले तो कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, एंटीसीडेंट यहाँ पर कोई है नहीं, फिर भी आपने व्हाट क्लोज को लगा दिया। इसका मतलब व्हाट क्लोज को आपने एंटीसीडेंट के लिए नहीं लगाया, और ये स्ट्रक्चर सही है। अगर आप इसी तरह की रिलेटिव स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करो विच के साथ, तो वहां आपको एंटीसीडेंट लगाना पड़ेगा। देखो, सी टोल्ड मी, आपको लिखना पड़ेगा द थिंग विच आई वांटेड टू नो, या यहां पर भी कर दो, सी गेव मी द थिंग विच आई वांटेड टू बाय। सेम वही स्ट्रक्चर है, टोल्ड डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने थे, पहला ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया द थिंग। अब ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगाया गया है, कंजंक्शन तो है ही,
लेकिन प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि द थिंग को रिलेट कर रहा है। भाई ये नो या बाई ट्रांजिटिव वर्ब का, इन ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होना था वो क्या होना था, द थिंग। थिंग को बना नहीं सकते क्योंकि द थिंग तो टोल्ड का और गिव का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस किया और वो रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट के लिए लगाया, इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को कन्वे कर रहा है। तो ये जो विच है, ये विच हो गया इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और ये लगाया गया है द थिंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। यानी कि विच से पहले लिखा हुआ है एक एंटीसीडेंट। तो जब हमने विच को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया तो हमें उससे पहले एक एंटीसीडेंट लगाने की जरूरत पड़ी। और ये जो रिलेटिव क्लोज है, ये रिलेटिव क्लोज इसी एंटीसीडेंट के बारे में बताने के लिए आई है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। लेकिन जब हमने व्हाट को यूज किया तो व्हाट से पहले कोई एंटीसीडेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो व्हाट का मीनिंग है वो है द थिंग दैट। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, इस सिंटैक्स में या इस फंक्शन में, इस यूसेज में जो व्हाट है वो इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। व्हाट यूज हुआ है किसी थिंग को रिफर करने के लिए, जो थिंग, जो बात उसको बताई गई है, जो उसको गिफ्ट की गई। तो व्हाट का यहाँ पर मीनिंग होता है द थिंग दैट। द थिंग्स दैट भी हो सकता था अगर आप प्लूरल के कंटेक्स्ट में लो। अब अगर व्हाट का मीनिंग आप डिटेल में चेक करेंगे तो व्हाट के मीनिंग में वो एंटीसीडेंट भी है और वो एक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी है। यानी कि व्हाट के मीनिंग में एंटीसीडेंट भी मौजूद है और रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद है। व्हाट से पहले एंटीसीडेंट कोई नहीं लगा है, लेकिन व्हाट के मीनिंग में एक एंटीसीडेंट भी मौजूद है और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो व्हाट वर्ड है ये सिंटैक्टिकली रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती। ये इस सेंटेंस या वर्ड को जिस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिस क्लोज को जोड़ने के लिए, ये उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा है जो कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहने पे ग्रामेरियंस को मजबूर करता होगा। अब वो इस बात को जानते हो या ना जानते हो, याद करके बोलने लगते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन वर्ड को मीनिंग वाइज एक रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर किया जा सकता है, सिंटैक्टिकली उसको रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर सिंटैक्टिकली वो रिलेटिव प्रोनाउन होता तो उससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिखा होता, जिस एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ड को लिखा जाता। लेकिन वर्ड से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है जिसको रिलेट करने के लिए उसको लिखा जाए। हाँ, उसका मीनिंग ऐसा है कि उसके मीनिंग में एंटीसीडेंट भी मौजूद है और रिलेटिव प्रोनाउन दैट के रूप में भी मौजूद है। तो मीनिंग के हिसाब से देखें तो व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर किया जा सकता है, बट सिंटैक्टिकली बेसिकली व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। विच एक प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उससे पहले एंटीसीडेंट लिखना ही पड़ेगा। द थिंग को यहां से हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर विच को कुछ और बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा, वरना वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो शी टोल्ड मी द थिंग विच आई वांटेड टू नो, ये क्लोज आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लोज लिखी गई विच आई वांटेड टू नो, ये रिलेटिव क्लोज, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ के बनी है तो मैं इसको रिलेटिव क्लोज कह देता हूँ, ग्रामरियन इसको रिलेटिव क्लोज कह देते हैं। तो इस रिलेटिव क्लोज को ध्यान से देखोगे तो ये रिलेटिव क्लोज लगाई गई है इस नाउन के लिए। यहाँ पर जो भी एंटीसीडेंट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। हमारे कंटेक्स्ट में नाउन है, प्रोनाउन के स्कोप को अभी छोड़ दो। तो ये जो रिलेटिव क्लोज लगाई जाती है ये इस नाउन के लिए लगाई जाती है। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, कोई भी स्ट्रक्चर अगर किसी नाउन के लिए लगाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसको एडजेक्टिव ही माना जाएगा। चूंकि ये क्लोज है तो इस रिलेटिव क्लोज को मैं कह दूंगा एडजेक्टिव क्लोज। तो ये कहा जा सकता है कि विच जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो विच से जोड़ी गई रिलेटिव क्लोज एडजेक्टिव क्लोज होती है। लेकिन क्या व्हाट से जोड़ी गई क्लोज भी एडजेक्टिव क्लोज है? नहीं, वो तो टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रही थी। भाई किसी एंटीसीडेंट के लिए तो आई नहीं है, ये तो एक नाउन के लिए आई है। विच तो एक नाउन के लिए आई है तो उसको एडजेक्टिव क्लोज कह दिया। लेकिन व्हाट तो किसी नाउन के लिए नहीं आई है, वो तो टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रही है। तो व्हाट से जोड़ी गई जो क्लोज होती है, जब रिलेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होती है? एक नाउन क्लोज होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो, कंक्लूसिवली इसका जो है वाइस वर्सा भी ट्रू है। कंक्लूसिवली इसका वाइस वर्सा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि अगर
अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है एंटीसीडेंट के रूप में, तब निश्चित तौर पर ही हमें विच क्लोज लगानी चाहिए, क्योंकि हमें एक रिलेटिव क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज की आवश्यकता है जो उस एंटीसीडेंट के बारे में, उस नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके, उसको मॉडिफाई कर सके। लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर कोई एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है, कोई नॉन प्रोनाउन नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हमें व्हाट क्लोज लगानी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में अब नाउन की ही तो आवश्यकता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस वाले वर्ड पर, तो आप देखेंगे कि मीजर यहाँ पर एक एंटीसीडेंट लगा हुआ था, तो जब एंटीसीडेंट लगा हुआ था तो हमें विच लगाना चाहिए था, व्हाट नहीं लगाना चाहिए था। ये गलत हो गया, इतनी सी बात है। तो ये अगर बेसिक चीजें आप समझते हो तो एक बार इसको देखते यार, एंटीसीडेंट लगा हुआ है, व्हाट लगाकर तो गलती कर दी, हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है। इतना सा देखना था बस। बस चीजें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ गए, आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, तो क्वेश्चन पेपर में टाइम नहीं लगेगा, जरा सी देर में हो जाएगा ये। कितना ही बड़ा, कितना ही तगड़ा क्वेश्चन हो। ये हो गया 94। Those who are traveling today by train may have delayed in reaching their destination। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, काफी कुछ सीखने को है, समझने को है। जरा इसको एनालाइज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दोज। दोज जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये जो दोज वर्ड है, ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। चीजों को, थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोज डिटर्मिनर तो है नहीं, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है तो इट मीन सब्जेक्ट होगा। आगे लिखा हुआ है एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब ये सब्जेक्ट होगा तो उसका प्रेडिकेट भी कहीं होगा, देख लेंगे सेंटेंस में कहाँ पर प्रेडिकेट है। फिर उसके बाद आ गया हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए, जो हु हमने लगा रखा है, तो दोज रिफर कर रहा होगा पर्सन्स को, क्योंकि ये जो हु है, ये एक ऐसा वर्ड है, ये जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पर्सन के लिए भी और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं हम हुम को। ये बेसिक बातें हैं, आपने सीखी होंगी। चलिए आगे कर लेते हैं। ये जो हु है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो गया, दोज रिफर कर रहा होगा पर्सन्स को, इसीलिए हमने हु लिखा, विच नहीं लिखा। विच थिंग्स को रिफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सब्जेक्ट के फंक्शन में है इस प्रेडिकेट के लिए, बाय ट्रेन तक। तो हु आर ट्रेवलिंग, आर यहाँ पर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ट्रेवलिंग हो गई यहाँ पर आपकी मेन वर्ब, और बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां पर भी आपको दिखे, इट मींस आप कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। टुडे यहाँ पर एडवर्ब टाइम हो गया, और एडवर्ब टाइम के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया, सही लगा है। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल लेते हैं। जहां भी प्रॉब्लम होगी वहीं पर रुक जाएंगे। मे हैव डिलेड, सॉरी, मे को यहाँ पर यूज किया गया है मोडाल के लिए, जो कि इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया गया है। इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये रही हैव, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाई जाती है। चाहे ये फाइनाइट स्ट्रक्चर के रूप में लगाई जाए, या नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट स्ट्रक्चर के रूप में लगाई जाए, ये कंप्लीशन को एक्सप्रेस करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो एक्शन कंप्लीट हो गया उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है। भाई, पॉसिबिलिटी बताने का मतलब क्या है? जिस समय हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, या लिख रहे हैं, या स्टेट कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, उस समय पर अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो हमारे पॉसिबिलिटी बताने के बाद ही तो वो एक्शन होगा। हम कहेंगे कि ये चीज पॉसिबल है, तो ये एक्शन होगा, लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया। तो क्या किसी कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है? क्या कंटेक्स्ट इस प्रकार का हो सकता है कि हमने पॉसिबिलिटी बताई इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर एक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं ना, हमारे पॉसिबिलिटी बताने के बाद ही तो कोई एक्शन होगा, ये नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी अगर प्रेजेंट के पॉइंट पे बता रहे हैं, तो वो तो पास्ट में किसी एक्शन के होने ना होने को रेफर करती है। यहाँ पर किस तरह का कंटेक्स्ट है? यहाँ पर कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मे हैव या मोडाल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है, ये पास्ट के किसी सिनेरियो को रिफर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, की जाती है।
मैं यहाँ पर मे को यूज कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने लगाया है ऐसे एक्शन की पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो कि पास्ट का हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट में किसी पॉइंट पर ये एक्शन पॉसिबल था। हुआ या नहीं हुआ ये मैं रिफर नहीं कर रहा, पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ये एक्शन पॉसिबल था। इस तरह के सिनेरियो को रिफर करने के लिए मैं मोडाल, मोडाल कोई भी हो सकता है, मे हो सकता है, कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता हूं। जैसे यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर में क्या यूज हुआ है, आपकी स्ट्रक्चर में यूज हुआ है मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मे लगा दिया आपने पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है आपने कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये रिफर करती है कि पास्ट में किसी पॉइंट पर इस एक्शन का कंप्लीशन पॉसिबल था। इतनी बात मैं लिख देता हूं यहां पर, ये रिफर करती है कि पास्ट में किसी पॉइंट पर ये एक्शन का, ये नहीं इस लिखता हूं, इस एक्शन का कंप्लीशन पॉसिबल था। इस तरह के सिनेरियो को रिफर करने के लिए हम जो है मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लेते हैं। और भी स्ट्रक्चर हो सकती है आपके सामने, माइट लिखा हुआ आ सकता है, माइट लोअर पॉसिबिलिटी को बताता है, लोअर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी सही है, लोअर पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, जिस पॉसिबिलिटी को मैं बताता है उससे लोअर पॉसिबिलिटी को माइट बताता है। और इसके साथ आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, तो आपने ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों यूज की, पास्ट में किसी पॉइंट पर किसी एक्शन के कंप्लीशन की लोअर पॉसिबिलिटी को रिफर करने के लिए। ये लिखवाने की जरूरत है क्या, लिख लेना खुद ही। उसी तरह से आप कुड को यूज कर सकते हैं, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुड को क्यों यूज किया जाता है, कुड को यूज किया जाता है लीस्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। सबसे कम पॉसिबिलिटी जिस एक्शन की हो, या किसी एक्शन की बहुत कम, लीस्ट सबसे कम पॉसिबिलिटी हो, तो कुड का यूज कर लेते हैं। या फिर कैपेबिलिटी बताने के लिए, पास्ट में किसी की कैपेबिलिटी बताने के लिए हम यूज कर लेते हैं कुड को। तो ये स्ट्रक्चर क्यों यूज की जाएगी, ये स्ट्रक्चर यूज की जाएगी पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन के कंप्लीशन की लीस्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, या किसी एक्शन से रिलेटेड किसी पर्सन की या किसी मशीन की कैपेबिलिटी बताने के लिए, कि पास्ट में इस पॉइंट पर इस पर्सन की या इस मशीन की इस एक्शन को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रही होगी। इस तरह के सिनेरियो को रिफर करने के लिए इस मॉडल को यूज कर लेते हैं। और भी यूज किया जा सकता है, आप जो है मस्ट यूज कर सकते हैं, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट को आप क्यों यूज करते हैं, मस्ट को आप यूज करते हैं ऑब्लिगेशन बताने के लिए, या नेसेसिटी, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। या फिर मस्ट को आप यूज करते हैं लॉजिकल कंक्लूजन के लिए। आपको अगर लॉजिकल कंक्लूजन देना होता है कि ये चीज ऐसे ही होगी, तो आप मस्ट को यूज कर लेते हैं। या फिर आप सर्टेनिटी को रिफर करने के लिए मस्ट को यूज कर लेते हैं, सर्टेनिटी। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या रिफर करना चाह रहे हैं इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर से, हम ये रिफर करना चाह रहे हैं कि पास्ट में किसी पॉइंट पर इस एक्शन के कंप्लीशन की नेसेसिटी थी। ये पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन से रिलेटेड लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए, पास्ट में कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, अब हम उसका लॉजिकल कंक्लूजन दे रहे हैं कि यार ऐसा ही हुआ होगा, या हम उस एक्शन की सर्टेनिटी बता रहे हैं यार पक्की बात है ऐसा ही सिनेरियो रहा होगा। तो इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए हम मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। और भी हो सकता है, शुड के साथ आप लगा सकते हैं, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड लगाया जाता है सजेशन को रिफर करने के लिए, सजेशन को रिफर करने के लिए, या नेसेसरी थिंग टू डू, कोई ऐसा नेसेसरी एक्शन हो जो करना चाहिए, कोई जरूरी चीज हो जिसको किया जाना चाहिए, उसको रिफर करने के लिए हम शुड को लगाते हैं। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर को हमने यूज कर रखा है। प्रेजेंट के पॉइंट पर हम सेंटेंस को बोल रहे हैं,
बता रहे हैं कि पास्ट में इस एक्शन से रिलेटेड, पास्ट के किसी एक्शन से रिलेटेड या किसी एक्शन के कंप्लीशन से रिलेटेड सजेशन देने के लिए। हम प्रेजेंट के पॉइंट पर ये बता रहे हैं कि पास्ट में इस एक्शन को किया जाना चाहिए था, और अच्छा प्रेजेंट के पॉइंट पर सजेशन दे रहे हैं, पास्ट के एक्शन का सजेशन दे रहे हैं, पास्ट के एक्शन का कंप्लीशन का सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन तो हम इसीलिए दे रहे होंगे क्योंकि उस एक्शन को नहीं किया होगा। हम ये कह रहे हैं किया जाना चाहिए था, या नहीं किया गया होगा तो हम कह रहे हैं किया जाना चाहिए था, किया गया होगा तो हम कह रहे हैं नहीं किया जाना चाहिए था। अगर आप प्रेजेंट के पॉइंट पर किसी पास्ट के एक्शन से रिलेटेड कंप्लीशन का सजेशन दे रहे हैं या उसको ना कंप्लीट करने का सजेशन दे रहे हैं तो सिनेरियो उसका अपोजिट रहा होगा ना। तो ये जो इस तरह के जो कंटेक्स्ट होते हैं कई बार अनरियल चले आते हैं, या फिर जो रियलिटी होती है उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर एक होता है वुड। वुड सारे के सारे मॉडल को हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ स्ट्रक्चर के साथ यूज किया जा सकता है। काफी सारे मैंने कवर भी कर लिए हैं, बाकी जगह अपना दिमाग लगाना। वुड जो है एक ऐसा मॉडल है जो इमेजिन सिचुएशन को या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, इमेजिनेशन को। कंडीशनल में हम वुड को इसीलिए तो लगाते हैं। या फिर पास्ट के किसी पॉइंट पर कोई एक्शन होने वाला हो, किसी होने वाले एक्शन को, किसी होने वाले एक्शन को रिफर करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो हम पास्ट के किसी एक्शन से रिलेटेड इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार काश 5 साल पहले 10 साल पहले ऐसा हो जाता। इस तरह के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड को लगा देते हैं। या पास्ट में कोई एक्शन होने वाला होता है तो उसके लिए हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर लगा देते हैं। एटीसी लिख देता हूँ, बाकी के जो मॉडल है वो भी इसी तरह से स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है हु आर ट्रेवलिंग टुडे बाय ट्रेन, इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिफर किया है, और यहाँ पर हम रिफर कर रहे हैं पास्ट में किसी एक्शन से रिलेटेड पॉसिबिलिटी हो। तो क्या ये सिनेरियो सही है? गलत हो गया भाई। जब ट्रेवल आज कर रहे हैं तो डिले पास्ट में कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। सिंटैक्टिक भी गलत हो गया, सिमेंटिकली भी गलत हो गया। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की तो आवश्यकता है, तो नो इंप्रूवमेंट को तो हटा दो। ट्रेवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे गेट डिलेड, या ट्रेवलिंग टुडे इन ट्रेन में गेट डिलेड। और अच्छा एक डिफरेंस और आपको समझना चाहिए, बाय ट्रेन और इन ट्रेन का क्या मतलब है। देखिए मे हैव डिलेड तो होगा नहीं, इसकी जगह इन्होंने लिख रखा है सारी के सारे ऑप्शंस में मे गेट डिलेड। मे गेट डिलेड क्या लगा दिया? मे लगा दिया इन्होंने यहाँ पर मॉडल पॉसिबिलिटी को रिफर करने के लिए, गेट लगा दिया यहाँ पर इन्होंने लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। और ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट किसके लिए? दोज सब्जेक्ट के लिए। गेट लिंकिंग वर्ब ने डिलेड कॉम्प्लीमेंट को, जो कि एक एडजेक्टिव है, इस डिलेड कॉम्प्लीमेंट को गेट लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिया दोज सब्जेक्ट से, और पॉसिबिलिटी बताते हैं में हमने हेल्पिंग वर्ब की यूज की पॉसिबिलिटी को रिफर करने के लिए। तो तीनों स्ट्रक्चर में मे गेट डिलेड लिखा हुआ है। अब मे गेट डिलेड के आधार पर तो इस सेंटेंस का ऑप्शन तय ही नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना। नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इतनी बात पता चल गई। अब बाकी के तीनों ऑप्शन में मे गेट डिलेड दिया गया है, यानी कि ये वाला जो हमारा इंप्रूवमेंट है तो तीनों में कॉमन है। तो इसके आधार पर तो अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक छाट नहीं सकते। अब आप छाटोगे बाय ट्रेन या इन ट्रेन के आधार पर, या फिर ट्रैवलिंग टुडे या ट्रैवल टुडे के आधार पर। ठीक है, इस डिफरेंस को और समझ लेते हैं। देखिए ट्रैवलिंग टुडे भी सही है, ट्रैवल टुडे भी सही है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, लेकिन ट्रैवल टुडे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, और फ्रीक्वेंट एक्शन की पॉसिबिलिटी हम नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में भी हो गया, प्रेजेंट में भी हो गया, फ्यूचर में भी हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट का पॉइंट ये है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। अब प्रेजेंट के पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर कोई एक्शन बार बार फ्रीक्वेंट हो सकता है क्या? नहीं। जब वो अगली बार एक्शन होगा तो वो तो फ्यूचर के पॉइंट पर होगा, जब पिछली बार हुआ होगा तो पास्ट के पॉइंट पर हुआ होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट एक्शन हो जाता है एक तरीके से, बस प्रेजेंट से रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया।
अब इन दोनों पहले और तीसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बाई ट्रेन लगाएं या इन ट्रेन लगाएं, बाई ट्रेन में और इन ट्रेन में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी हमें समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ही इतने अच्छे हैं। अगर आपने ये बात समझ भी ली कि प्रेजेंट का कंटेक्स्ट है, अब मे हैव डिलेट नहीं लगा सकते, मे गेट डिलेट लगाएंगे तो एक और बाधा है जो आपको पार करनी है, और वो है बाई से रिलेटेड। देखिए बाई एक प्रीपोजिशन है, और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, सेंटेंस से मैं समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी वेंट टू कोलकाता, कोलकाता दूर हो गया, लखनऊ लिख देता हूं मैं, सॉरी, सी वेंट टू लखनऊ बाई द ट्रेन, ये लिख देता हूं मैं। अब देखो बाई प्रीपोजिशन मैंने लगा रखी है, बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब थी, टू लगा दिया मैंने प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, मेरी जर्नी की डेस्टिनेशन लास्ट पॉइंट है। बाय प्रीपोजिशन लगा रखी है, और बाय प्रीपोजिशन के बाद जो मैंने जोड़ रखा है द ट्रेन, इसमें ये जो ट्रेन वर्ड है ये है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात का माध्यम, किस माध्यम से हम गए। देखो जब हम बाय प्रीपोजिशन के द्वारा जिस किसी व्हीकल को जोड़ते हैं तो वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करता है, वो ये बताता है कि हमने जो ट्रेवल किए जाने वाली एक्टिविटी की कैसे की। ठीक है, हाउ का रिप्लाई होता है, एडवर्ब मैनर को बताता है। तो जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर कर रहे हैं या किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, किसी यातायात के माध्यम को रिफर कर रहे हैं, तो हमें ये बताना जरूरी नहीं है, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करते हुए ये बताना इररिलेवेंट है कि वो किस ट्रेन से गई, उसने किस ट्रेन से यात्रा की। मतलब कि ट्रेन को स्पेसिफिक करना जरूरी नहीं है, या ट्रेन को स्पेसिफिक करना इररिलेवेंट है। गलत हो गया एक तरीके से, ये एक एरर हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब बाय प्रीपोजिशन के द्वारा हम किसी व्हीकल को जोड़ रहे हैं तो हम बाय प्रीपोजिशन के द्वारा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ रहे हैं। अब हमारा फोकस केवल और केवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बताने पर है, किसी स्पेसिफिक व्हीकल को हम रिफर करना नहीं चाह रहे हैं। जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, ये बताना, ये कहना एकदम इररिलेवेंट है वो किस स्पेसिफिक व्हीकल से गई। जब हम किसी स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर द आर्टिकल लगा ही क्यों रहे हैं। इसलिए बाय प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करोगे, बाय ट्रेन की जगह मैं बाय कार भी लिख सकता था, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई डिटर्मिनर भी यहाँ पर हो आप दूसरा नहीं लगा सकते, माई कार को माई कार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। कोई एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं लगा सकते, किसी ट्रेन का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते राजधानी ट्रेन से गई या कौन सी एक्सप्रेस से गई। आप सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर कर रहे हैं कि वो बाई एयर गई, बाई रोड गई, इस टाइप से आप बाई ट्रेन गई या बाई कार गई। फिर से मेरी बात को समझ लीजिए, जब हम बाय प्रीपोजिशन लगाकर किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करते हैं तो ये बताना बिल्कुल इररिलेवेंट होता है कि वो किस स्पेसिफिक ट्रेन से गई, या किस ट्रेन से वो गई, किस स्पेसिफिक ट्रेन से वो गई, किस स्पेसिफिक व्हीकल से गई। तो जब हमें ट्रेन किसी स्पेसिफिक कार या किसी स्पेसिफिक व्हीकल को बताना ही नहीं है तो हम द आर्टिकल लगा ही क्यों रहे हैं। लेकिन अगर हमें बताना है कि किस स्पेसिफिक ट्रेन से गई, या हमें उस व्हीकल को स्पेसिफिक करना है, मेरी कार से गई, चाचा जी की कार से गई, तो हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में फिर हमें प्रीपोजिशन दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब इस सेंटेंस को अगर मैं लिखना चाहूं, सी वेंट टू लखनऊ, ठीक है, द ट्रेन, या कार लिख रहा हूं तो माई कार लिख दी मैंने, या कार लिख रहा हूं तो मैंने लिख दी टाटा कार। ये सारे के सारे क्या है, इस कार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब अब ये जो व्हीकल हो गया ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहा, ये है एक स्पेसिफिक व्हीकल। और जब हम स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करते हैं तो हम बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाते, हम प्रीपोजिशन ऑन या इन रिफर करते हैं। अब ट्रेन के केस में आ जाएगा ऑन, कार के केस में आ जाता है इन।
ट्रेन के केस में जैसे कि हम ऑन लगाते हैं, कार के केस में हम इन लगाते हैं, हमारे पास दूसरे और भी व्हीकल हैं जिस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रेन को रिफर कर रहा हूँ मैं, या बस को रिफर कर रहा हूँ मैं, या प्लेन को रिफर कर रहा हूँ मैं, या शिप को रिफर कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं बाइक को रिफर कर रहा हूँ, या मैं हॉर्स को रिफर कर रहा हूँ, या मैं बाईसाइकिल को रिफर कर रहा हूँ, ETC लिखवा देता हूँ। तो इस तरह के जो व्हीकल होते हैं इनके साथ हमें, जब हम स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करें, स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करें, तो हम ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरे जो व्हीकल है हमारे पास, कार हो गया, ठीक है, टैक्सी हो गया, कैब हो गया, ऑटो हो गया, एम्बुलेंस हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, ETC लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से ये छोटे व्हीकल्स होते हैं। और जब हम इनको स्पेसिफिक व्हीकल की तरह रिफर करें, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह रिफर करेंगे, तब तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं है, बाई के बाद सीधे उस व्हीकल का नाम लिख दो तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करेगा। लेकिन जब हम इन व्हीकल्स का यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करने के लिए करेंगे, तब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर करने के लिए ना करके स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करने के लिए करेंगे, तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस हो गया। अब इस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, यानी कि हम स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर ना करने की बजाय हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर कर रहे हैं। तो अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम रिफर कर रहे हैं तो क्या लगाना चाहिए मुझे लगाना चाहिए बाय ट्रेन, ना कि इन ट्रेन। इन ट्रेन में तब लगाऊंगा जब मैं ट्रेन के द्वारा किसी स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करूंगा, और स्पेसिफिक व्हीकल को रिफर करने के लिए मुझे इससे पहले द ट्रेन लगाना पड़ेगा, तब मैं इन प्रीपोजिशन को लगा सकता हूं। अब ट्रेन लिखकर मैं क्या रिफर कर रहा हूं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिफर कर रहा हूं, तो बाय प्रीपोजिशन ठीक है। तो 95 का हो गया पहला ऑप्शन सही, ये भी गलत हो गया। 96 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑन द एकेडमिक फ्रंट यू आर लाइकली टू आउटशाइन अदर्स एंड टेक अप अ बेटर कैरियर। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, फ्रंट हो गया नाउन, एकेडमिक हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि पूरी नाउन फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई, ये एक तरीके से वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब को रिफर कर रही है, उस प्लेस को या उस सिचुएशन को रिफर कर रही है जहां पर आपको आउटसाइन करना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं, कोई गलती नहीं है, सिंटैक्टिकली सही है। यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो लाइकली वर्ड लगा हुआ है ये है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है प्रोबेबल। ठीक है, यू आर प्रोबेबल टू आउटसाइन अदर्स। 2 + V1 जो कि एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव लग गया है यहाँ पर, और इन्फिनेटिव है यहाँ पर इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया, तो एडवर्ब के फंक्शन में ये है। आउटसाइन चूंकि ये टू आउटसाइन नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आउटसाइन इसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई, और इस ट्रांजिटिव वर्ब ने ऑब्जेक्ट ले लिया अपना अदर्स। अदर्स जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। एंड कंजंक्शन लगाया गया, और कंजंक्शन लगाकर इस इन्फिनेटिव के ही दूसरे पार्ट को जोड़ा गया, टू आउटसाइन एंड टेक अप। तो इस इन्फिनेटिव की ही दो वर्ब्स को जोड़ा जा रहा है एंड कंजंक्शन के द्वारा। टेक अप भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, बेटर कैरियर। कैरियर नाउन हो गया, बेटर उसके लिए एडजेक्टिव लग गया, ए लग गया आर्टिकल। ठीक है, तो टू आउटसाइन एंड टेक अप, एक ही इन्फिनेटिव की दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा, तो कोई गलती नहीं है, सही है, नो इंप्रूवमेंट। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, देखिए टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। नो इम्प्रूवमेंट, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नो इम्प्रूवमेंट है, जब सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट है तो सभी गलत हो गए। फिर भी मैं देख लेता हूं, देखिए यू आर लाइकली फॉर आउटसाइन, ये गलत हो गया।
फोर अगर प्रीपोजिशन लगा दी थी तो उसके बाद आउटसाइनिंग आना चाहिए था, आउटसाइन तो वर्ब है। और दूसरी बात है, जब हम लाइकली लगा रहे हैं जो कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए टू प्लस वी1 क्यों नहीं लगा रहे हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज को लगा रहे हो। और प्रीपोजिशन जो लगा रहे हो क्या वो सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली सही है, मतलब प्रीपोजिशन लगाकर आप क्या पर्पस बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी का पर्पस क्या होगा, तो ये गलत है, सिंटैक्स ही गलत लिखी हुई है, मीनिंगफुल नहीं है। यू शुड लाइकली, जब आपने शुड लगा दिया सजेशन देने के लिए, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे बता सकते हो कि जिस एक्शन की आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो उसी एक्शन का सजेशन कैसे दे सकते हो, ये भी सिंटैक्टी गलत है, शुड के साथ लाइकली गलत हो जाता है। यू वर लाइकली टू आउटसाइन अदर्स, सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसा कोई एडवर्ब नहीं लगा है जिसकी वजह से आप ये बाध्य हो कि आर को वर्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है, ये वाला सही है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता, आर की जगह यहाँ पर सेंटेंस में वर लिख के दिया होता, तो भी मैं इसको नो इंप्रूवमेंट कंसीडर करता। यू आर लाइकली भी सही हो जाएगा, यू वर लाइकली भी सही हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस में क्या कहीं पर कोई ऐसा एडवर्ब टाइम दिया है आपको, कहीं पे ऐसा कोई कंटेक्स्ट दिया है जिससे आप बाध्य हो कि आपको आर की जगह वर लगाना है? नहीं, तो इस ऑप्शन को भी मैं नहीं चुनूंगा। ऑप्शन सही है, सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली सही है, लेकिन वहां पर उसकी जगह लगाना सही, उसकी जगह लगाने की जरूरत नहीं है, आर की जगह वर करने की जरूरत ही नहीं है। तो नो इंप्रूवमेंट ये हो जाएगा 96। 97 पर चल लेते हैं। द कन्विक्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द जज विल हर्ड द केस टुमारो। देखिए मोडाल विल लगाया गया है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है, ये तो वैसे ही स्ट्रक्चर गलत हो गई। सही क्या हो सकती है अभी देख लेंगे, सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लेते हैं। द कन्विक्ट, कन्विक्ट यहाँ पर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया सब्जेक्ट, वाज इन्फॉर्म्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या हो गई, पैसिव स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। द कन्विक्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द जज विल हर्ड द केस टुमारो, डैट हो गया यहाँ पर कंजंक्शन, क्या इन्फॉर्म किया गया उसको ये बताने के लिए हमने डैट कंजंक्शन से जोड़ के लिख दिया। द जज यहाँ पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। विल हर्ड, विल हर्ड तो आना ही नहीं है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। जज वुड हियर द केस, जज विल हियरिंग, देखिए विल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नहीं आती है, ये भी हटा दो। जज हियर्स अ केस, जब यहाँ पर इन्फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप हियर्स कैसे कर सकते हो, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज का जो टेंस है वो मेन क्लोज के हिसाब से फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं कर सकते। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं। अब देखिए कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि क्या कंटेक्स्ट होता है। वुड को हमने कैसे यूज कर लिया, विल को वुड ने कैसे रिप्लेस कर दिया। देखो अगर आप देखोगे, या फिर वहीं पर आ जाते हैं, इतनी जगह तो यहाँ पर भी है, ये आपकी टाइमलाइन है। टाइमलाइन पे ये वो पॉइंट है जब आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, इसको मैं बोलता हूं रिपोर्ट पॉइंट या रिपोर्ट टाइम। और यही टाइम, यही एक पॉइंट बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम होता है। अब ये वो पॉइंट होगा, पास्ट का कोई पॉइंट होगा जहां पर कन्विक्ट को इन्फॉर्म किया गया होगा। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जब कन्विक्ट को इन्फॉर्म किया गया। इस पॉइंट पर द कन्विक्ट वाज इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो कन्विक्ट को इन्फॉर्म क्या किया गया कि जज विल हियर द केस, जज विल हियर द केस। तो इसके बाद जो जज के द्वारा हियरिंग वाला केस, हियरिंग वाला जो सिचुएशन होगी, हियरिंग वाला जो एक्शन होगा वो इस इन्फॉर्म के बाद होगा। तो पास्ट के किसी पॉइंट को आधार मानकर उसके बाद होने वाले एक्शन को अगर रिफर करना है तो हमें विल के पास्ट इन्फ्लेक्शन को यूज करना होता है वुड। तो वुड उस हिसाब से सही है। फिर से समझिए, इस पॉइंट पर कन्विक्ट को इन्फॉर्म किया गया और हियरिंग वाला केस होना था इस पॉइंट के बाद, कन्विक्ट को इन्फॉर्म करने के बाद। तो पास्ट के किसी पॉइंट को आधार मानकर उसके बाद होने वाले किसी भी एक्शन को अगर आप रिफर करना चाह रहे हैं तो विल नहीं वुड लगाया कीजिए। विल का ही पास्ट इन्फ्लेक्शन एक तरीके से वुड हो जाता है। तो जज वुड हियर द केस, वुड एक मोडाल हो गया, हियर यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, टुमारो लग गया। टुमारो भी देखिए गलत लगाया, डैट डे लगा होना चाहिए था। टुमारो का मतलब यही हो जाता है प्रेजेंट के पॉइंट से आगे वाला दिन, लेकिन हमें इंप्रूवमेंट यहाँ पर पूछा है, टुमारो में नहीं पूछा है। तो थोड़ी बहुत इन चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है। एक्चुअली में कई बार सेंटेंस या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं हमारी उस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कि हम किसी गलत सिचुएशन में भी कैसे गलतियां ढूंढ सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं।
ठीक है, किन चीजों को हमें इग्नोर करना है और किन चीजों को पकड़कर सही करना है। इस टाइप की चीजें जानने के, इस तरह के आपके एटीट्यूड को जानने के लिए, एप्टीट्यूड को समझने के लिए भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। टुमारो सही नहीं होता, डेट डे सही होता। टुमारो तो प्रेजेंट के बाद आने वाला टाइम हो गया ना, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। देखिए, इसी तरह से जो है सेंटेंसेस को आपको करना है, इसी तरह की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठकर, दिमाग लगाइए। जितना दिमाग आप यहाँ पर घर पे बैठकर लगा लेंगे अपनी किताबों के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका डेवलपमेंट इंग्लिश से रिलेटेड होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।